नमस्कार। भारत के संवैधानिक इतिहास में सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला आर्टिकल 370 के खात्मे को लेकर है। और जो 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने, भारत सरकार ने, भारत की संसद ने जो फैसला लिया था आर्टिकल 370, आर्टिकल 35A के खात्मे का, और जम्मू कश्मीर को 2 यूटी में तब्दील करने का, इन दोनों ही फैसलों पर सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम मोहर लगा दी है। क्या कुछ इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने यह फैसला दिया है 5-0 से, सर्वसम्मति से। क्या कुछ इस फैसले में हुआ है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता और संविधान विशेषज्ञ DK दुबे जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमसे बात करने के लिए। सबसे पहला सवाल यह कि आज निर्णय सुनाए जाने से पहले जो विरोधी पक्ष है उसके वकील कपिल सिब्बल ने एक क्रिप्टिक ट्वीट किया था कि कुछ लड़ाइयां ऐसी होती हैं जो कि जीतने के लिए नहीं लड़ी जाती, और जब फैसला आया तो कपिल सिब्बल ने अपने आर्गुमेंट्स में जो जो मुद्दे उठाए थे उनको एक सिरे से ध्वस्त कर दिया। पिछले 70 साल का जो नैरेटिव गढ़ा गया था कि आर्टिकल 370 स्थायी है, उसको हटाया जा सकता, जम्मू कश्मीर की सोवेरेनिटी है, उसको संप्रभुता है, इन तमाम मुद्दों को एक सिरे से सुप्रीम कोर्ट की इस जजमेंट ने खारिज कर दिया है। क्या कहेंगे आप इस फैसले पर? देखिए, जब आप कपिल सिब्बल साहब की बात आपने की और ये कहा कि उन्होंने ट्वीट किया कि जीतने के लिए नहीं होती, मैं आपको बताऊं, न्याय दर्शनम यानी कि जो न्याय दर्शन है, भारत के षट दर्शन है, उसमें न्याय दर्शन है पूरा। उसमें एक शब्द इस्तेमाल होता है जल्प, और जल्प उसको कहते हैं जब कोई व्यक्ति पूरा झूठा आर्गुमेंट इसलिए रखता है और झूठी बात इसलिए कहता है क्योंकि वो सिर्फ जीतना चाहता है, वो सत्य नहीं जानना चाहता, वो सत्य की लड़ाई नहीं है, उसकी भूख केवल जीत में है कि मैं किसी प्रकार जीत जाऊं और जीतने के लिए सत्य को कहीं फेंक दूं और फेंक कर मेरे द्वारा गढ़ित या कुछ लोगों के द्वारा मनगढ़ंत एक स्टोरी बनाई जाए, उसको ऐसे आभास किया जाए, हित्वाभास उसको कहते हैं, हित नहीं होता उसके पीछे का, हेतुक नहीं होता, हित्वाभास ऐसे किया जाए कि जैसे वाकई में वही सच बोल रहे हैं और संसार में सब झूठ है। जब उनको ये एहसास हुआ होगा कि वो जल्प करके आए हैं और बाकी जो आर्गुमेंट कोर्ट में चले, जो सुप्रीम कोर्ट ने उस समय उनके आर्गुमेंट सुनते समय क्रॉस किए, वो साफ कह रहे थे कि चीफ जस्टिस इसको पढ़ रहे थे और वो पढ़ रहे थे कि जल्प कर रहे हैं, ये हेतुक नहीं बता रहे हैं, ये हित्वाभास बता रहे हैं। ये न्याय दर्शन का मुख्य सिद्धांत है। तो प्रमाण, वो प्रमाण जिनके पीछे का जो सच है, जो बताने की कोशिश है, वो कोशिश झूठ पर आधारित है, इसलिए वो ट्वीट आया। बात बिल्कुल क्लियर है। सुप्रीम कोर्ट जिस समय सुनवाई कर रहा था उस समय भी सुप्रीम कोर्ट यही कह रहा था, मतलब चीफ जस्टिस उस समय कह रहे थे, इफ देयर इज एन 2 टाइप ऑफ इंटरप्रिटेशन, व्हाई नॉट वी हैव टू डू एन नेशनल इंटरप्रिटेशन। भाई, अगर एक ही बात के 2 इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं, एक इंटरप्रिटेशन ऐसा जो राष्ट्र के हित में जाए और एक इंटरप्रिटेशन ऐसा जो अलगाव के हित में जाए, तो आप बताओ भारत का कौन सा नागरिक, कपिल सिब्बल साहब भी अंदर से, मुझे लगता है अंदर से वो भी यही सोच रहे होंगे कि वाकई में वो गलत की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन अंदर से तो यही आभास हो रहा होगा कि नहीं, देश का डिसइंटीग्रेशन तो अच्छा नहीं है, देश टूटना तो अच्छा नहीं है, देश टूटना हमारे हित में नहीं है, अलगाववाद हमारे हित में नहीं है। तो जब 2 इंटरप्रिटेशन है तो इंटरप्रिटेशन राष्ट्र के पक्ष में होना चाहिए, ऐसा चीफ जस्टिस ने जिस समय सुनवाई कर रहे थे उसी समय कह दिया था। तो आप उसका मतलब समझते हैं कि उनको उसी समय एहसास हो गया होगा कि ये जो उनके द्वारा वितंडत इंटरप्रिटेशन किया जा रहा है या उनके द्वारा जो जल्पी इंटरप्रिटेशन किया जा रहा है हित्वाभास को दिखाते हुए, वो सर्वदा रॉन्ग है और उसकी पराजय होनी चाहिए। कुछ लोगों को आपने देखा, एक पिता अपने बेटे से पराजित होना चाहता है, एक गुरु अपने स्टूडेंट से पराजित होना चाहता है, एक व्यक्ति जिसके हृदय है वो कभी कभी खुद के आर्गुमेंट से भी पराजित होना चाहता है।
तो मैं कपिल सिब्बल साहब के दिल की आवाज ये मानता हूं कि उनके दिल की आवाज है कि वो पराजित होना चाहते थे, लेकिन क्या करें, व्यवसाय है, व्यवसायिक रूप से कुछ ना कुछ कहना है, तो उन्होंने उसी प्रकार का आर्गुमेंट उनका रखा। बिकॉज वकील जो है वो आपके मैटर को कोर्ट के सामने रखने का एक साधन है, उसका अपना कुछ नहीं, केवल उसका एक मेथड होता है। इसलिए चीफ जस्टिस ने वो साफ कर दिया और कपिल सिब्बल साहब की बात को भी उन्होंने, कपिल सिब्बल ने अपने आर्गुमेंट्स में भी लगातार यही बात उठाई और पिछले 70 सालों में एक बात बार बार दोहराई गई और ये दावा किया गया कि दरअसल आर्टिकल 370 स्थायी है और चूंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1957 में खारिज कर दी गई थी, वो खत्म हो गई थी, तो उसी के साथ ही अगर वो पहले ये आर्टिकल टेम्परेरी था भी, तो चूंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली खत्म हो गई थी, उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा कर लिया था, तो इसी के साथ ही जो आर्टिकल 370 है वो भी स्थायी बन चुका था। ये आर्गुमेंट बार बार कोर्ट में दिया गया था तमाम वकीलों के जरिए, कपिल सिब्बल ने, गोपाल सुब्रमण्यम ने। तो इसको जो अस्थायी कहा है इस जजमेंट में, उसको किस तरीके से इंटरप्रेट करेंगे आप? चीफ जस्टिस ने, हाँ, ये उनका पूरा आर्गुमेंट इसी पे था। मतलब पूरे जम्मू कश्मीर का आर्गुमेंट जो अलगाववादी हैं उनका इसी पर आर्गुमेंट है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली खत्म, हम परमानेंट हो गए। चीफ ने कहा देखो आर्टिकल 370 के माथे पर लिखा है टेम्परेरी प्रोविजन फॉर द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर। और आपको एक बात बताऊं, जैसे प्रीएम्बल है ना, प्रीएम्बल इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वैसे ही उसका जो मार्जिनल नोट होता है किसी आर्टिकल का, वो उसका बेसिक स्ट्रक्चर होता है। यानी कि कुछ भी आर्टिकल के अंदर पढ़ना है तो टेम्परेरी प्रोविजन फॉर द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर के साथ पढ़ना है। अब आप कह रहे हो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली खत्म हो गई, तो वो टेम्परेरी ऊपर का नहीं खत्म हो गया, क्योंकि वही तो सबका पिता है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अगर खत्म हो गई तो प्रेसिडेंट तो है, क्योंकि उसमें कंकरेंस प्रेसिडेंट करेगा, किसकी कंकरेंस से? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कंकरेंस से। अब आइदर और सर्वाइवर में दो लोगों ने बैंक अकाउंट खोला और एक व्यक्ति उसमें से निकल लिया, तो क्या बैंक पैसा सीज हो जाएगा, बैंक बंद कर जाएगा, पैसा हड़प जाएगा? अरे भैया, मेरा धन है, मेरा पार्टनर चला गया, मुझे तो पूरे अधिकार है ना। उसकी एक प्रोसीजर होगा, इसके अलावा तो कुछ नहीं होगा। उस प्रोसीजर को अडॉप्ट कर लो तो हो जाएगा। प्रेसिडेंट ने वही प्रोसीजर अडॉप्ट किया, उसने कहा कि देखो ये टेम्परेरी है और ये पावर प्रेसिडेंट के पास है, प्रेसिडेंट उसको कर लेगा। इनका आर्गुमेंट था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से बंधा हुआ नहीं है प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट इवन पार्लियामेंट से भी इस मामले में बंधा हुआ नहीं, 370 कह रहा है। अब इसको थोड़ा समझने की कोशिश करो। 370 किसने बनाया? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने पावर कर दी डेलीगेट, किसको? प्रेसिडेंट को। और प्रेसिडेंट के साथ एक कंडीशन लगा दी, और कंडीशन ये लगा दी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से बात करके बाकी कॉन्स्टिट्यूशन को वहां लागू करना। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली खत्म हो गई, यानी कि कंडीशन खत्म हो गई, तो प्रेसिडेंट के पास एब्सोल्यूट पावर आ जाएगी। यहां चीफ जस्टिस ने कहा, यानी कि बेंच ने कहा कि प्रेसिडेंट के पास यहां एब्सोल्यूट पावर है, पार्लियामेंट में जाने की जरूरत नहीं है, और कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। किसी प्रोविजन में जो सरकार ने सेफगार्ड के रूप में 367 में संशोधन किया था और संशोधन किया, उन्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह पावर तो प्रेसिडेंट के पास एक्सक्लूसिव है, इसके लिए पार्लियामेंट नहीं जाना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो वहां की तो बहुत दूर की बात रही। ये क्लियर कर दिया आज। इस केस में जो एक बड़ा प्रश्न था वो ये भी था कि जम्मू कश्मीर का जो बाइफिकेशन किया गया, जो लद्दाख को यूटी बनाया गया, जम्मू कश्मीर को यूटी बनाया गया, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लद्दाख को यूटी बनाया जाना पूरी तरह से वैध था, संवैधानिक था। इस आर्गुमेंट पर आगे किस तरीके से इसको इंटरप्रेट करेंगे, क्या फैसला इसको लेकर रहा है इस जजमेंट में? देखो, ये तो जिस समय कोर्ट में चल रहा था उस समय सॉलिसिटर जनरल ने जब कहा था तो उसी समय कोर्ट ने स्वीकार कर लिया था आर्गुमेंट के समय पर ही, और उसको वहीं ओके कर दिया था। अपोजिशन जब उस पर बात कर रहा था उन्होंने कहा नहीं नहीं भाई, पावर है। जब आर्टिकल 3 ये कहता है कि स्टेट में से नए स्टेट निकाल सकता है तो उसमें यूटी भी निकाल सकता है, तो अगर हम ये कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर एक फुल स्टेट है, उसमें से यूटी निकाल रहा है, तो ये पावर है। आर्टिकल 3 में उन्हें यूटी निकाल दी, तो इसलिए यूटी जो लद्दाख बनी उस पर तो कोई डिस्प्यूट है नहीं, उसकी तो वार्ता भी नहीं करनी, उस पर तो चर्चा भी नहीं करनी, क्योंकि वो तो एक्सक्लूसिव पावर थी। अब जो कुछ भी बचा वो स्टेट बचा, रिमेनिंग स्टेट जम्मू कश्मीर,
उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया। इस पर विवाद है कि क्या स्टेट को यूनियन टेरिटरी बना सकता है, स्टेट में से यूटी निकाल सकता है, लेकिन क्या स्टेट को यूटी बना सकता है? आप याद करो, पेप्सू को यूटी बनाया था पहले, फुल स्टेट था और कई स्टेट उसके बने थे, स्टेट ऑफ पेप्सू के। कर सकता है, स्टेट ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 ने परमिट किया था उस समय और बना था वो। चंडीगढ़ यूटी बनी थी उसमें से, पेप्सू से निकल के। तो यहां पर डिस्प्यूट जो हो सकता है, जो कोर्ट को एनालाइज करना है, वो ये है कि जो रिमेनिंग जम्मू कश्मीर बचा वो यूटी बन सकता है कि नहीं बन सकता है। लद्दाख की तो बात ही बिल्कुल क्लियर हो गई। और उस डिस्प्यूट के मामले में कोर्ट ने कहा कि भाई देखो, एक जनरल बात यह है कि भाई हमारी डेमोक्रेसी ही हमारी शक्ति है, हमारी तो शक्ति डेमोक्रेसी है ना। तो डेमोक्रेसी चूंकि हमारी शक्ति है, इसलिए डेमोक्रेसी बहाल होनी चाहिए और डेमोक्रेसी थ्रू लेजिस्लेशन आती है। तो उन्होंने कहा कि भाई 30 सितंबर तक का डायरेक्शन दे दिया इलेक्शन कमीशन को और कहा कि इसमें चुनाव करवाओ, यही तो तरीका है। और अब बत्ती है स्टेटहुड की बात। तो उन्होंने कहा एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बनाइए। एज सून एज पॉसिबल का मतलब हो गया जब कंडीशनें सरकार को लगे कि नॉर्मल हो गई हैं, क्योंकि स्पेशल कैटेगरी है उस स्टेट की, स्पेशल स्टेटस नहीं बता रहा हूं, कैटेगरी है क्योंकि आतंकवाद प्रभावित प्रदेश है। इसलिए जब आपको जितनी जल्दी लगे उतनी जल्दी इसको स्टेट बनाइए। जी, सीजीआई ने अपना जजमेंट पढ़ा, उसके बाद जस्टिस कौल ने जब जजमेंट पढ़ा तो उन्होंने तमाम बातों के अलावा एक अलग विषय पर उन्होंने अपना जजमेंट दिया है। वो है कि 1980 और 1990 के दशक में जो आतंकवाद बढ़ा और जिस तरीके से कश्मीरी हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ा, ह्यूमन राइट वायलेशंस हुए, उसको लेकर बड़ी सख्त टिप्पणी भी की है और बड़ा एक जजमेंट जस्टिस कौल ने दिया है कि उसको लेकर इस ह्यूमन राइट वायलेशन, आतंकवाद की सच को जानने के लिए एक ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन एक कमीशन बनाया जाए, इसका आदेश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट है। हालांकि यह प्रश्न इस पूरे केस में कहीं भी नहीं था, लेकिन जस्टिस कौल के जजमेंट में उन्होंने बाकायदा इस पर इसको इन्फोर्स करते हुए कहा है कि ये जो आतंकवाद बढ़ा है उसका पीछे कहीं ना कहीं आर्टिकल 370 का ही रीजन था। इसको किस तरीके से आप इंटरप्रेट करेंगे, क्योंकि ये बड़ा एक फैसला इस पूरे के जजमेंट में दिखाई दे रहा है। जस्टिस कौल की जड़ें कहां की हैं? जस्टिस कौल की जड़ें हैं जम्मू कश्मीर की। बाकी 4 जजेस कानून इंटरप्रेट कर रहे थे, जस्टिस कौल कानून के साथ व्यथा भी देख रहे थे। उनको जम्मू कश्मीर लाइव दिख रहा था, उनके पूर्वज उसी स्टेट से आते हैं, वो उसी स्टेट से आते हैं। नेहरू जी को नहीं दिखा होगा, लेकिन जस्टिस कौल को दिख रहा था। इसलिए उन्होंने कहा कि भाई इस पर कमीशन बनाकर सोल्यूशन क्यों नहीं निकाला। आतंकवाद ने जम्मू कश्मीर को तबाह किया, लेकिन उसका आज तक कोई रेमेडी नहीं आती। तो उन्होंने कहा भैया इसका भी हल निराकरण होना चाहिए। तो ये कुछ था नहीं, जो उनका स्टेटमेंट था ना, वो स्टेटमेंट उनकी व्यथा थी। आप सोचो कि जस्टिस कौल कितने पीड़ित होंगे कि लीगल इंटरप्रिटेशन के साथ साथ फैक्चुअल सिचुएशन की जो एनालिसिस है वो भी कर गए। मतलब सीट पर बैठकर मैक्सिमम जो कश्मीरी हिंदू कह सकता था वो उन्होंने कह दिया। अगर वो सीट पे ना होते तो शायद बाहर कुछ और हो रहा होता और कुछ और स्टेटमेंट हो रहे होते। भाई देखो, ये जैसे मैंने कहा ना, वितंडा अलग चीज है। वितंडा मतलब एक आपने वो झूठ का माहौल बना दिया है। और आज जब तक आप दर्शन नहीं पढ़ते, भारतीय दर्शन या मैं कहूं न्याय दर्शन, जो उस समय का न्याय दर्शन था, जो केवल जस्टिफिकेशन करता था, सत्य ढूंढता था, तब तक सत्य वो है जो आपको मालूम है। सत्य उसके पीछे है, उसका ज्ञान ही नहीं है तो क्या करना। तो क्या हुआ कि उस समय लोगों ने ये भारत में आभामंडल बना दिया। आप मुझे बताओ कि जम्मू कश्मीर में जो स्टेट इन लार्ज लिस्ट थी, जिसको आपने जम्मू कश्मीर का संविधान कहा, उसमें कहीं लिखा है क्या वो सॉवरेन है? उन्हीं की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया उसको। भारत की पार्लियामेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं लिखा है कि वो सॉवरेन है? शब्द प्रमाण तो कहीं है नहीं, केवल आभास है।
हित्वाभास। तो क्या हित्वाभास के आधार पर झूठ का जो एक माहौल बना दिया उसके आधार पर जजमेंट तो नहीं होते, जजमेंट तो होते हैं पेपर्स पर। कॉन्स्टिट्यूशन, जम्मू एंड कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसको मैं स्टेट इनलार्ज लिस्ट कहता हूं, उसमें कहीं पर सॉवरेन नहीं लिखा। उसमें भी लिखा है जम्मू एंड कश्मीर इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। और इस आर्टिकल को, इस सेक्शन को संशोधित भी नहीं किया जा सकता। मतलब ये जो स्टेटमेंट है जम्मू एंड कश्मीर इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, इसको संशोधित भी नहीं किया जा सकता। आप इंटीग्रल पार्ट है और कह रहे हैं सॉवरेन है। एक परिवार के हिस्से में अपने पिता की राशन लिस्ट में हूं, उनका एक राशन कार्ड बना हुआ है और मैं उस राशन लिस्ट में भी हूं और मैं सॉवरेन भी हूं, मेरा अलग अस्तित्व भी। ऐसे कैसे हो सकता है? या तो मैं उनमें हूं या मैं अलग हूं। तो जब मैं अलग नहीं हूं, मैं कह रहा हूं नहीं मैं उनका ही बेटा हूं, तो फिर मैं उनकी लिस्ट में हूं, यानी कि मैं भारत माता की संतान हूं। ये जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है कि वो भारत माता की संतान है, इंटीग्रल पार्ट है और वो माता को कभी छोड़ नहीं सकता। तो कहां से ये बात तैयार हो गई कि सॉवरेन है? ये क्या किया कि जो इंटीग्रेशन शुरू हुआ ना, उस इंटीग्रेशन को इन्होंने विलय कहा, जबकि वो शब्द था ही नहीं। शब्द था एक्सेशन, और एक्सेशन का मतलब होता है अधिमिलन, यानी कि मिलन तो है और अधिक प्रगाढ़ रिश्ते। वो एक गाना था ना, तोड़ा रिश्ता पुराना नए ने, वही है। तो पुराने रिश्ते को पीछे छोड़कर नया रिश्ते नए क्लेवर में लाना, उसको आप कह रहे हो। मैं उसको इलस्ट्रेशन लीजिए। भारत के पास एक संविधान है, संविधान 1950 में लागू हुआ, उससे पहले भारत नहीं था क्या? तो ये तो नहीं कहोगे कि संविधान बना तब भारत पैदा हुआ, कि सब तो संविधान बना तभी भारत पैदा हुआ। बिल्कुल वैसे ही सोचना चाहिए कि वो कह रहे हैं नहीं अधिमिलन हुआ तो इंटीग्रल पार्ट हुआ। नहीं नहीं, वो तो भारत का ही हिस्सा है। बस इतनी सी बात है कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर उसको देने के लिए नए सिरे से ब्रिटिशर्स यहां से जा रहे हैं। नया स्ट्रक्चर देने के लिए कुछ नए डॉक्यूमेंट्स को बनाया गया, नए क्लेवर में उसको लिखा गया। तो क्या हुआ कि जो पहला डॉक्यूमेंट साइन हुआ, जिसको इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहते हैं, यानी कि अधिमिलन का पत्र, उसमें लिखा था कि सॉवरेंटी रिटेन करेगा जम्मू एंड कश्मीर। चीफ जस्टिस ने आज कहा कि आप मुझे एक बात बताओ, मतलब मैं अपनी भाषा में बता रहा हूं, कि 25 नवंबर सन 1949 को संविधान बनने के बाद उसको अंगीकार कर लिया जम्मू एंड कश्मीर ने। आपने सॉवरेंटी सरेंडर कर दी। जब आपने भारत का संविधान अंगीकार कर लिया और यह कह दिया कि भाई भारत का संविधान ही मेरा संविधान होगा और भारत का संविधान सुपरसीड करेगा, अगर जम्मू एंड कश्मीर का कोई प्रावधान है उसमें इनकॉन्सिस्टेंसी है तो संविधान ही प्रिवेल करेगा। तो अगर इनकॉन्सिस्टेंसी वो प्रोविजन बता रहा था जो सॉवरेन बता रहा है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रिवेल करेगा। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहता है हम भारत के लोग सॉवरेन है। भारत के लोगों में वो 2 करोड़ तो नहीं है केवल, भारत के लोगों में तो 120 करोड़ थे उस समय, जिस समय ये पास हुआ। आज 130 करोड़ हम मान लें, 140 करोड़ मान लीजिए, तो 140 करोड़ और 2 करोड़ ये मेल नहीं बनता। इसलिए उससे लोगों ने कंफ्यूज कर दिया। चीफ जस्टिस ने उसको क्लियर किया है और उन्होंने कहा कि जब आपने सरेंडर कर दिया बात हो गई खत्म। ना और राजा कहां चला गया, सॉवरेंटी कहां चलेगी? संविधान के अंदर। यानी कि स्पष्ट है कि आर्टिकल 370, आर्टिकल 35A का पटाक्षेप तो हो ही गया, उसमें तो पर्दा गिर ही गया है। लेकिन अब कहीं ना कहीं 1900 जो आतंकवाद है, जो कश्मीरी हिंदुओं का जो उनको बाहर भगाया गया, उसका सच भी बाहर आएगा। अंत में एक बड़ा क्रिप्टिक सा ट्वीट जजमेंट के बाद उमर अब्दुल्ला ने भी किया है। उन्होंने शायरी की है कि दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। कहीं ना कहीं इससे ऐसा लग रहा है कि अभी तो उम्मीद है नहीं, अभी तो शाम है। लेकिन क्या इसमें यह भी दिखता है कि क्या किसी तरह आर्टिकल 370, आर्टिकल 35A की वापसी का कोई रास्ता निकल सकता है? क्या अभी भी कोई विंडो बची है जिसकी आज ये उमर अब्दुल्ला लगाए बैठे हैं? नहीं नहीं, देखिए अब तो उमर अब्दुल्ला शायरी कर रहे हैं और शायर तभी बनता है व्यक्ति आज के जमाने में जब वो हतोत्साहित हो जाता है।
तो हतोत्साहित हो जाता है, तो गालिब हो जाता है, और गालिब फिर कहता है ये था, वो था, ऐसा था, वैसा था, शाम ही तो है, अपना ही तो है, जम्मू कश्मीर ठीक है। इसका मतलब है कि वो इस सिचुएशन में पॉलिटिक्स करने के लिए अपने आप को रेडी कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट ने तो आर्टिकल 370, आर्टिकल 35 ए के इस चैप्टर को हमेशा के लिए क्लोज कर दिया है। अब इसकी वापसी की कोई गुंजाइश नहीं है। बहरहाल सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बड़े सही तरीके से इस पूरे जजमेंट को हमें समझाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार।